हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल विश्वा चैनल। तो कल हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था और किस तरह से डीएनए प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस के अंदर एट द टाइम ऑफ वर्किंग सिचुएशन और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। आज हम पढ़ने वाले अदर ऑर्गेनेल्स के बारे में। सबसे पहले ऑर्गेनेल आते हैं यहाँ पर राइबोसोम्स। सो बेटा राइबोसोम्स अपने आप में ही एक यूनिक ऑर्गेनेल है बिकॉज इसके पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। तो इकलौती ऐसी ऑर्गेनेल हमारे पास दैट इज कॉल्ड नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल। और ये जो ऑर्गेनेल है ये हमारी दोनों तरह की सेल्स में प्रेजेंट होती है, मतलब ये प्रोकैरियोट्स में भी पाई जाती है और यूकैरियोट्स में भी पाई जाती है। इसलिए बोला जाता है, आपसे कोई पूछे कि नेम बताओ ऐसी ऑर्गेनेल का जो प्रोकैरियोट्स में भी होती है और यूकैरियोट्स में भी होती है, दैट इज योर राइबोसोम्स। इसके बारे में हमने कल भी डीपली रीड किया था। नेक्स्ट है दे आर द टीनी स्ट्रक्चर्स। छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं बेटा प्रेजेंट ईदर फ्रीली, या तो ये हमारे साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट होगी या ये प्रेजेंट होगी अटैच टू द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये मान लो ये सेल है और सेल में ये राइबोसोम्स है, या तो ये राइबोसोम्स फ्रीली यहाँ पर मूव कर रहे हैं या यहाँ पर एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, उसके ऊपर ये अटैच्ड फॉर्म में क्या होती है, प्रेजेंट होती है। राइबोसोम्स आर द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। कोई आपसे पूछे कि राइबोसोम्स का क्या फंक्शन है, तो राइबोसोम्स हमारी क्या है बेटा, दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल बोल सकते हो, या ये वो जगह है सेल के अंदर जहां पर प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। अगर आपसे कोई पूछे कि एक सेल में प्रोटीन कौन बनाता है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत होकर बोलना कि राइबोसोम्स बनाते हैं। अब मैंने ऐसा क्यों बोला आपको भी समझ में आ जाएगा। देखो नेक्स्ट ऑर्गेनेल है दैट इज अवर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो एंडोप्लाज्मिक, प्लाज्मिक का मतलब होता है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क बनाकर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेटवर्क, रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क बनाकर एक ऑर्गेनेल प्रेजेंट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। अब इसको हमने क्या बोला, इट इज अ मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री। अब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री कैसे क्यों बोला, मान लो ये एक फैक्ट्री है, पेप्सी की फैक्ट्री है, तो इन्होंने पेप्सी ड्रिंक बना दी, पर ड्रिंक के बाद उसकी टेस्टिंग नहीं की और ना ही उसकी पैकेजिंग करी। इसके लिए इन्होंने इस प्रोडक्ट को कहां भेज दिया, किसी दूसरी फैक्ट्री में भेज दिया जहां पर इसकी टेस्टिंग भी होगी और पैकिंग भी होगी। तो सिर्फ ये वाली जो फैक्ट्री थी इन्होंने सिर्फ प्रिपरेशन की है। तो इसीलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारी सेल में वो जगह है जहां पर सिर्फ फॉर्मेशन की जाती है विदाउट इट्स पैकेजिंग। पैकेजिंग के लिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उस सब्सटेंस को किसी और ऑर्गेनेल्स के पास क्या करेगा, ट्रांसफर करेगा। अब पढ़ते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज ऑर्गेनेल दैट स्प्रेड्स लाइक अ नेटवर्क विद इन द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ऐसे नेटवर्क की तरह पड़ी रहती है। अब देखो जैसे हम ऊपर डायग्राम में देखते हैं, हम प्लांट और एनिमल सेल में देखते हैं कि किस तरह से ये नेटवर्क बनाकर, देखो ये साइटोप्लाज्म में किस तरह से पड़ी हुई है, ये रही आपकी एंडोप्लाज्म, ये देखो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस तरह से पड़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इस तरह से फ्रीली क्या है, साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। अब आगे देखते हैं of the cell the ER is continuous with the outer membrane। जैसे आपसे कोई पूछे एक ER की जो फॉर्मेशन है वो सेल में कौन करवाता है, तो ER की जो फॉर्मेशन है बेटा दैट इज अ आउटर मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस। ये देखो ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की डबल मेम्ब्रेन होती है, एक मेम्ब्रेन ये दिख रही है आपको, एक मेम्ब्रेन ये रही। सो डबल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को हम कंप्लीटली क्या बोलते थे, न्यूक्लियर एनवलप। इसको हम क्या बोलते थे, न्यूक्लियर एनवलप। तो ये जो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है अगर ये बाहर की तरफ बड़ी होती जाए, देखो ये इस तरह से बड़ी होती गई और इसी को ही हमने क्या बोला है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोला है। पर यहीं पर आपको दो नाम दिख रहे होंगे, दैट इज अ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक आपको क्या दिख रहा है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों डिवाइड किए गए, रीजन क्या था। कोई आपसे पूछे ईआर जो है वो दो तरह की ईआर हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, आरईआर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एसईआर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दो तरह के ईआर का मतलब पता है क्या है, कि ये जो ईआर है इसकी दो फंक्शनिंग है। ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन हमने ईआर को डिवाइड किया है इन टू टाइप्स, दैट इज आरईआर और एसईआर। किसके बेसिस पर डिवाइड किया है ईआर को, ऑन बेसिस ऑफ फंक्शन। चलिए अब इसी को ही हम पढ़ते हैं। देखो इन्होंने क्या लिखा है कि द ईआर प्लेस अ की रोल इन सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन, फैट्स एंड सम हार्मोन्स इन सम स्पेशलाइज्ड सेल। जनरली ईआर का फंक्शन क्या है, एक सिंथेसिस करना, बनाकर किसी को ट्रांसपोर्ट कर देता है। मैंने क्या कहा था, सिर्फ बनाता है, ये उसकी मॉडिफिकेशन नहीं करता, उसको पैकेजिंग नहीं करता, कुछ नहीं करता, सिर्फ सिंथेसिस की ट्रांसपोर्ट कर रहा है, क्या बनाकर, प्रोटीन्स, फैट्स और कुछ ऐसी सेल से जिनका ईआर क्या बनाता है, हार्मोन्स भी बनाता है। अब उन्होंने बोला द स्ट्रक्चर ऑफ ईआर इन अ सेल वेरीज डिपेंडिंग अपॉन इट्स फंक्शन। अभी भी मैंने बताया फंक्शन के बेसिस पर ईआर को दो पार्ट्स में या दो टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहीं पर मैं आपको फंक्शन बता देती हूँ। देखो ईआर को रफ किसने बनाया, तो हम बोले कि ये ईआर है, इस ईआर को हम रफ क्यों बोलेंगे, जब इसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच हो जाए।
अब राइबोसोम के ऊपर हमने पढ़ा कि दीज आर द प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। इट मींस ये जो ईआर है, ये ईआर भी क्या प्रिपेयर कर रहा है, प्रोटीन प्रिपेयर कर रहा है, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, राइबोसोम्स प्रेजेंट। तो ऐसा ईआर जो रफ है, रफ किसकी वजह से है, राइबोसोम की वजह से है, और राइबोसोम क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। तो रफ ईआर हमारा क्या प्रिपेयर करता है, प्रोटीन्स को प्रिपेयर करता है। देखो, इट लुक्स रफ अंडर द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज राइबोसोम अटैच ऑन इट्स सरफेस। आगे आपको समझ में, इट इज मेनली इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस। क्या फंक्शन है आरईआर का, इट इन्वॉल्वड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड प्रोटीन सिक्रीशन, बनाकर प्रोटीन को सिक्रीट कर देता है, जैसे ग्लैंड सेल एंड सच पेनक्रियाटिक सेल्स। ग्लैंड सेल्स का मतलब, अब अगर आपको पता हो, हमारी बॉडी में बहुत सारी ग्लैंड्स होती है, हमारे स्टमक में भी ग्लैंड्स होती है जिनको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं। और किसी ने अगर सुना हो पिट्यूटरी ग्लैंड, 8th क्लास में आती है हमारी ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड तो सबने सुनी होगी। तो ये जो ग्लैंड है, ये हार्मोन्स सीक्रेट करती है, आपने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा था। तो ये जो ग्लैंड है, इस ग्लैंड का जो ईआर है, कौन सा ईआर, आरईआर जो है, वो क्या करवाता है, हेल्प करवाता है इन द सिक्रीशंस ऑफ दीज हार्मोन्स। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है स्मूथ ईआर। स्मूथ ईआर का मतलब ऐसा ईआर जिसके पास कोई भी राइबोसोम नहीं है। ऐसा ईआर जिसके पास कोई भी राइबोसोम नहीं है, तो वो क्या हो गया, स्मूथ ईआर हो गया। इट डज नॉट हैविंग राइबोसोम ऑन इट्स सरफेस एंड लुक स्मूथ। स्मूथ, अब ये जो फंक्शन क्या है इसका, जो भी स्मूथ ईआर है बेटा, वो क्या बनाते हैं, लिपिड्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं हमारी बॉडी में, लिपिड्स। इट इन्वॉल्वड इन द सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट्स एंड हार्मोन्स। सिंथेसिस क्या करता है और क्या स्टोर करता है, सिंथेसिस करता है ये हमारी फैट्स की, हार्मोन्स की, और साथ साथ में इन्हीं हार्मोन्स और फैट्स की क्या करता है, स्टोरेज भी करता है। तो एक डिफरेंस आपको याद रखना है, जब आरईआर ने प्रोटीन बनाया तो इसने सिक्रीशन कर दिया, मतलब बनाकर रिलीज कर दिया। दिस डजंट डू द स्टोरेज, ये स्टोरेज नहीं करता है। जबकि एसईआर जो है बेटा, वो क्या फंक्शन है उसका, स्टोरेज का भी फंक्शन है। ये बिल्कुल ध्यान देना आप इस बात पर। तो जो हमारा एसईआर है, वो क्या करता है, स्टोरेज भी करता है, किसकी, फैट्स और हार्मोन्स की। तो अगर आपको समझ में आ गया कि आरईआर उस सेल में प्रेजेंट होगा जहां पर हार्मोन्स की जरूरत होगी, और हार्मोन्स कैसे होंगे, प्रोटीन्स के बने होंगे। एसईआर कहां पर प्रेजेंट होगा, ऐसी सेल्स में प्रेजेंट होगा जहां पर फैट्स बनाने की जरूरत होगी, और ऐसे हार्मोन्स बनाने की जरूरत होगी जो किससे बने होंगे, फैट से बने होंगे। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आता है गोल्जी अपरेटस। व्हाट इज अ गोल्जी अपरेटस, देखो ये बहुत यूनिक है। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था, द गोल्जी अपरेटस वाज डिस्कवर्ड बाय कैमिलियो गोल्जी। साइंटिस्ट का नाम क्या था, कैमिलियो गोल्जी। कब डिस्कवर किया था इन्होंने, 1898 में। कहां पर, एक बार नाउल के अंदर एक नर्व सेल होती है, उस नर्व सेल के अंदर उन्होंने इस गोल्जी अपरेटस को डिस्कवर किया था। यूजिंग अ स्पेशल स्टेनिंग टेक्निक, बहुत अच्छी स्टेनिंग टेक्निक्स यूज की थी टू फाइंड आउट दिस ऑर्गेनली। फिर लेटर ऑन क्या हुआ, ही ऑब्जर्व द थ्रेड लाइक नेटवर्क, एक थ्रेड लाइक नेटवर्क उन्हें इस तरह से दिखा। एंड अर्ली माइक्रोस्कोप कुड नॉट रिजॉल्व इट क्लियरली, पहले के माइक्रोस्कोप में इतना क्लियरली समझ में नहीं आया। सो मैनी डाउटेड इट्स एग्जिस्टेंस। हाउएवर जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया, उसकी ऑब्जर्वेशन ने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया कि यस, जो कैमिलियो गोल्जी ने एक स्ट्रक्चर बताई थी, वो एक्चुअल में प्रेजेंट होती है। और फिर उस ऑर्गेनली का नाम इन्हीं साइंटिस्ट के ऊपर रख दिया, जो आज हम किसके बारे में पढ़ते हैं, गोल्जी अपरेटस। इट इज अ पैकेजिंग एंड शिपिंग सेंटर। यहीं से आपको पता चल गया है कि जो ईआर ने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किए थे, वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होकर किसके पास जाते हैं, गोल्जी अपरेटस के पास जाते हैं। और ये गोल्जी अपरेटस उसको पैक करके क्या कर देता है, शिप मतलब जहां उस प्रोडक्ट की नीड है, वहां पर इस पैकेजिंग को, इस पैकेज प्रोडक्ट को क्या करता है, पहुंचा देता है। अब बहुत बच्चे बोल रहे हैं मैम बैरन आउल क्या होता है, बैरन आउल देखो इस तरह से दिखता है, ये है हमारा बैरन आउल। ओके, चलिए हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ यू केयरफुली लुक एट द डायग्राम ऑफ द सेल, यू विल नोटिस stacks ऑफ फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, देखो ये आपको फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। फ्लैट का मतलब होता है इस तरह की स्ट्रक्चर। सैक लाइक स्ट्रक्चर देखो, अंदर से आपको एक ब्लैंक ऐसे दिखेगा ना, जैसे खाली स्पेस है, ल्यूमेन। खाली स्पेस को बायो में क्या बोलते हैं, ल्यूमेन बोलते हैं, LUMEN। खाली स्पेस को बायो में क्या बोलते हैं, ल्यूमेन। ठीक है, तो आगे देखो उन्होंने क्या बताया हमें, मिनट में। टुगेदर दीज स्टैक्स फॉर्म ए गोल्जी अपरेटस। जब बहुत सारे स्टैक्स एक दूसरे के ऊपर इस तरह से अटैच हो जाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, गोल्जी अपरेटस बनाते हैं। इट इज फंक्शनली लिंक्ड टू द ईआर। फंक्शनली लिंक्ड है बिकॉज ऑब्वियसली बात है लिंक्ड होगा, क्योंकि ईआर तो मैन्युफैक्चरिंग है। उस ईआर ने जो बनाया उसको मैच्योर करना, पैक्ड करना और उसको भेजना जहां पर उसकी नीड है, वो किसका काम है, गोल्जी अपरेटस। तो फंक्शन के बेसिस पर जो हमारा ईआर है और जो हमारा गोल्जी अपरेटस है, वो क्या है, एक दूसरे से लिंक्ड है। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। कोई आपसे पूछे स्ट्रक्चर के बेसिस पर लिंक्ड है, नहीं। किसके बेसिस पर लिंक्ड है, फंक्शन के बेसिस पर लिंक्ड है। द सेल मेम्ब्रेन एंड द अदर सेल ऑर्गेनलीज। और साथ में गोल्जी अपरेटस के साथ और क्या लिंक्ड है, ईआर तो लिंक्ड है ही फंक्शन के बेसिस पर, फंक्शन के बेसिस पर सेल मेम्ब्रेन भी लिंक्ड है, एंड फंक्शन के
बेसिस पर अदर सेल ऑर्गेनली जिसमें आता है हमारा लाइसोसोम, ये भी क्या है हमारा गोल्जी अपरेटस से लिंक्ड है। चलिए हम पढ़ते हैं ये लिंक्ड है कैसे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो गोल्जी अपरेटस है वो लिंक्ड होता है हमारा किससे, ईआर से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से और हमारी कुछ अदर ऑर्गेनली से। तो देखो यहाँ पर ईआर था, मान लो ये आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या बनाता है भाई, ये प्रोटीन बनाता है, प्रोटीन बना दिया। जैसे ही प्रोटीन बनाया बेटा, ये जो गोल्जी अपरेटस है इसकी होती है सिस फेज। सिस फेज में सी वर्ड होता है कम, कम का मतलब कि मेरे पास प्रोटीन भेजो जो भी ईआर ने बनाए, तो प्रोटीन यहाँ पर आ जाएगा कौन से एंड पर, गोल्जी अपरेटस के सिस फेज पर। और जैसे ही यहाँ प्रोटीन आएगा, ये प्रोटीन इस तरह से मूव करता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा, मूव करता जाएगा, मैच्योर होता जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर ये प्रोटीन कंप्लीटली मैच्योर हो जाएगा। मैच्योर होते ही ये प्रोटीन को, ये जो प्रोटीन गोल्जी अपरेटस ने मैच्योर किया है, ये अपनी ही मेम्ब्रेन के अंदर से जब इसको बाहर निकाल रहा है तो मेम्ब्रेन भी इसके सराउंड आ गई। अगर आप यहाँ पर देख रहे हो, आप समझो कि इसके अंदर से पास हो रहा है और यहाँ पर मेम्ब्रेन से इस तरह से बंद होकर ही क्या निकल गया, बाहर निकल गया। मेम्ब्रेन में ही बंद होकर इस तरह से क्या निकल गया, बाहर निकल गया। तो ये जो मेम्ब्रेन में बंद है और ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर में क्या भरा हुआ है, प्रोटीन भरा हुआ है। अब जो ये प्रोटीन है कहाँ गया है, ट्रेवल होकर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। क्यों गया है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी बनी हुई है लिपिड की प्लस प्रोटीन की। हमने पहले पढ़ चुके हैं, ये मेम्ब्रेन वाला लेक्चर आप खोलकर देख सकते हो। हाँ, मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत अच्छे से समझाया है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमारी किसकी बनी हुई है, लिपिड और प्रोटीन की। अगर हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहीं से डैमेज हो जाए तो इसको भाई नया लिपिड और नया प्रोटीन चाहिए, तो आर से प्रोटीन आएगा, एसईआर से लिपिड आएगा और दोनों मैच्योर होकर गोल्जी अपरेटस उनको पैक कर देगा और पैक करके कहां कर देगा, लोकेशन डिलीवरी कर देगा जहां पर उसकी नीड है। और नीड किसको है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नीड है किसकी, लिपिड्स और प्रोटीन्स की। तो इसीलिए बोला जाता है जो गोल्जी अपरेटस है वो फंक्शनली लिंक्ड है किससे, ईआर से, फंक्शनली लिंक्ड है किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। अब वहां पर थर्ड वर्ड और क्या था कि इट इज आल्सो फंक्शनली लिंक्ड विद द अदर ऑर्गेनल्स। अब अदर ऑर्गेनल्स से कैसे लिंक्ड है, हम आगे चलकर एक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे दैट इज लाइसोसोम। इट इज ऑल्सो अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली, एक ऐसी ऑर्गेनली जिसके पास क्या है, सिंगल मेम्ब्रेन है। ये हमारी सिंगल मेम्ब्रेन होगी और इसके अंदर अगर मैं बहुत सारे प्रोटीन्स भर दूं, एंजाइम्स, लिपिड्स, बहुत सारा सामान भर दूं, जो किसने बनाकर दिया था हमें, ईआर ने किसको दे दिया, गोल्जी अपरेटस को, और गोल्जी अपरेटस ने एक मेम्ब्रेन के अंदर इस सारे के सारे सब्सटेंस को क्या कर दिया, पैक कर दिया। अब जो ये सब्सटेंस है उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे, पर ये जो सब्सटेंस है, ये सब्सटेंस किसने पैक किया एक मेम्ब्रेन में, गोल्जी अपरेटस में। और ऐसा सब्सटेंस जो एक मेम्ब्रेन में पैक कर दिया, जिन सब्सटेंस का काम है डाइजेशन करना, क्या काम है इन सब्सटेंस का, डाइजेशन करना, ऐसा सब्सटेंस जिसका काम है डाइजेशन करना और उसको एक मेम्ब्रेन में पैक करके गोल्जी अपरेटस ने रिलीज कर दिया है अपनी स्ट्रक्चर में से। मान लो ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये वही स्ट्रक्चर है, ये वाली जो स्ट्रक्चर है ये वही स्ट्रक्चर है जहां पर उन्होंने उस सब्सटेंस को क्या कर दिया, पैक करके रिलीज कर दिया। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, लाइसोसोम बोलते हैं। तो लाइसोसोम क्या है, एक ऑर्गेनली है। इट मींस गोल्जी अपरेटस ने एक ऑर्गेनली को बनाने में भी अपना रोल प्ले किया है। ओके, नेक्स्ट पढ़ते हैं। देखो, द गोल्जी अपरेटस एक्ट्स लाइक सेल पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस क्या होता है, जहां पर हम अपना लेटर डालते हैं और वो अपनी जगह पर पहुंचा देते हैं। तो ऐसे ही गोल्जी अपरेटस के पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने अपने सामान दिया और गोल्जी अपरेटस ने उसको क्या कर दिया, पहुंचा दिया जहां उसकी जरूरत है। इट मॉडिफाइज, अब इसके ऊपर क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हिच सेल ऑर्गेनली इज कॉल्ड पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल कौन सी ऑर्गेनली को बोलते हैं, दैट इज योर गोल्जी अपरेटस। नेक्स्ट है इट मॉडिफाई भी करता है। देखो मैंने बार बार बोला था कि ये पेप्सी की फैक्ट्री है जिन्होंने पेप्सी बनाई, पर इसकी टेस्टिंग नहीं हुई, ना ही इसकी मॉडिफिकेशन हुई है, ना ही इसकी पैकेजिंग हुई है। तो वो सारा काम कौन कर रहा है, गोल्जी अपरेटस कर रहा है। कि मान लो ये ईआर है और इस ईआर ने कोई भी सामान बनाया है, तो वो सामान किसके पास जाएगा, गोल्जी अपरेटस के पास जाएगा। ये इस सामान को मैच्योर भी करेगा, ये सामान को पैक भी करेगा और ये सामान को क्या करेगा, ट्रांसपोर्ट भी करेगा। तो इट मॉडिफाई, सॉर्ट्स एंड पैकेज प्रोटीन और लिपिड्स इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट। अब ये वेसिकल्स क्या है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जो आपका बेस बनाएगा एक बायोलॉजी के लिए। तो वेसिकल्स, ये जो गोल्जी अपरेटस था, इस गोल्जी अपरेटस ने कुछ सब्सटेंस को एक मेम्ब्रेन के अंदर बंद कर दिया। अगर ये जो सब्सटेंस है वो डाइजेस्टिव एंजाइम होते तो इसको हम बोल देते हैं लाइसोसोम। अगर ये जो सब्सटेंस है वो कोई अदर नेचर का, मतलब ऐसी कोई प्रोटीन है, ऐसी कोई लिपिड है, पर ये जो सब्सटेंस है इसको छोटे डिस्टेंस पर ट्रेवल करना है सेल के अंदर ही। जैसे मान लो यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास, मान लो ये प्रोटीन है, प्रोटीन को एक मेम्ब्रेन में पैक कर दिया और ये प्रोटीन जाकर कहाँ चला जाएगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास चला जाएगा। तो ऐसे
मेम्ब्रेन के अंदर पैक्ड सब्सटेंस जो कुछ समय के लिए ही सेल के अंदर रहता है, उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वेसिकल बोलते हैं। उस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? वेसिकल बोलते हैं। पर अगर यही सब्सटेंस बहुत दिनों तक यहाँ सेल में ही पड़ा हुआ है, मूव कर रहा है एक मेम्ब्रेन के अंदर पैक होकर, तो इसी मेम्ब्रेन में पैक सब्सटेंस को अब हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। इसी सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। देखो यहाँ पर 3 स्ट्रक्चर है, ये एक सेल है, ये मैंने सेल नहीं, ये दूसरी एक मेम्ब्रेन के अंदर ये कुछ सब्सटेंस बंद है, ये भी सब्सटेंस बंद है, ये भी सब्सटेंस बंद है। अगर ये डाइजेस्टिव एंजाइम है तो इसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। अगर इस मेम्ब्रेन के अंदर ये जो बंद सब्सटेंस है ये कुछ समय के लिए, शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए ही इसके अंदर बंद है, बाद में जाकर ये अपनी जगह पर रिलीज कर दिया जाएगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं? वेसिकल बोलते हैं स्ट्रक्चर को। अगर जो ये सब्सटेंस है वो बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक रह रहा है तो इसी को ही हम क्या बोलते हैं? वैक्यूल बोलते हैं। तो आई थिंक आपको ये तीनों वर्ड में अब कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, तो वेसिकल में बंद, देखो ये लिखा है, इट मॉडिफाइज सोर्स एंड पैकेज प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू वेसिकल्स। मेम्ब्रेन के अंदर पैक कर देते हैं और छोटे टाइम के लिए पैक करते हैं, क्योंकि आपको पता है लिपिड प्रोटीन चले जाएंगे कहां पर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास। इनटू वेसिकल्स फॉर ट्रांसपोर्ट, सिक्रीशन और लाइसोसोम फॉर्मेशन। अगर इन्हीं वेसिकल के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम होंगे तो इसी को हम क्या बोलेंगे? लाइसोसोम बोलेंगे। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनियम पढ़ते हैं, लाइसोसोम। द क्लीनअप सिस्टम, कोई आपसे पूछे क्लीनअप सिस्टम ऑफ द सेल कौन सा होता है? दोज आर योर लाइसोसोम। मतलब हमारे घर को साफ करने वाले जो पर्सन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम बोलते हैं। मतलब ये भी हमारी सेल को क्या करता है? क्लीन करता है। सेल प्रोड्यूस वेस्ट मटेरियल एंड डैमेज्ड वोर्न आउट ऑर्गेनली। मीनिंग क्या है? ये एक सेल है, तो इस सेल के अंदर एक तो ये वेस्ट मटेरियल हो गया, साथ में मान लो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये मतलब इसमें कुछ डिफॉल्ट आ गया, ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो सेल के लिए ये भी क्या है? डिफेक्टिव है, डिफेक्टिव ऑर्गेनली है। या ये हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये इतना काम कर चुका है कि अब ये डेड होने वाला है, वोर्न आउट का मतलब डेड हो चुका है ये। तो जब वेस्ट मटेरियल हो, डिफॉल्ट प्रोडक्ट हो या फिर वोर्न आउट सिचुएशन हो, वहां पर लाइसोसोम क्या करेगा? आएगा, इसको खा जाएगा और बिल्कुल क्या कर देगा? डाइजेस्ट कर देगा। लाइसोसोम आएगा, इसको ऐसे अमीबा की तरह खा जाएगा और इसको क्या कर देगा? डाइजेस्ट करेगा। लाइसोसोम आएगा, इसको खा जाएगा और क्या कर देगा? अमीबा एक प्रॉपर क्या कर देगा? डाइजेशन कर देगा। तो ये क्या? ड्यूरिंग दिस एक्टिविटीज हाउ द सेल प्रिवेंट दीज वेस्ट फ्रॉम एक्यूमुलेटिंग। एक्यूमुलेटिंग का मतलब होता है जमना, जमने से कैसे बचाती है सेल? तो लाइसोसोम्स आर द सिंगल मेम्ब्रेनस सैक। सैक का मतलब खाली स्पेस, जैसे गोल्जी ऑपरेटस में भी हमने सैक वर्ड यूज किया था, खाली स्पेस, या फिर हम ल्यूमेन भी यूज कर देते हैं। नेक्स्ट, फिल्ड विद एंजाइम्स व्हिच कैन ब्रेक डाउन अनवांटेड प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड इवन डैमेज्ड पार्ट ऑफ द सेल। तो इट मींस, मैंने क्या बोला था? लाइसोसोम वो मेम्ब्रेन के अंदर बंधी हुई सब्सटेंसेस से बना है जो कि क्या करना जानते हैं? डाइजेशन करना जानते हैं। अब डाइजेशन के लिए आपको पता है हमारी पूरी बॉडी में क्या पड़े हुए हैं? प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, हार्मोन्स हैं, या फिर ऐसे डैमेज पार्ट, जैसे अभी मैंने बताया था कि ये वोर्न आउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वगैरह, या कोई ऑर्गेनली काम करना छोड़ जाए तो उन सबको लाइसोसोम क्या करेगा? क्लीन कर देगा, कीपिंग इट क्लीन और सेल हेल्दी। The products formed by the breakdown are released into the cytoplasm where they may reused in other cellular processing। और आपको पता है हमारी सेल में बहुत अच्छा सिस्टम, जैसे मान लो हमारे घर में क्या होता है कि आपने मैंगो है, मैंगो को कट किया, उसका पील ऑफ किया उसको, उसके कवर को, तो अंदर का जो मैंगो को तो आपने खा लिया, पर अगर ये जो छिलका है जो हमने पील किया है, इस छिलके को हम यूज करके बायो फर्टिलाइजर बना ले, तो ये तो बहुत अच्छा किया। तो यही काम लाइसोसोम ने करवाया। ये सेल थी, सेल में ये आपकी कोई वेस्ट मटेरियल था, इसके पास लाइसोसोम आया, लाइसोसोम आते ही उस लाइसोसोम ने क्या कर लिया? अगर मैं इस लाइसोसोम को इस तरह बनाऊं, लाइसोसोम आया, उस लाइसोसोम ने इस तरह से इसको क्या कर लिया? इनगल्फ कर लिया। जैसे उस लाइसोसोम ने इसको ऐसे इनगल्फ किया, उस लाइसोसोम ने इसको डाइजेस्ट भी कर दिया। इनगल्फ करने के साथ उसने इसको क्या कर दिया? डाइजेस्ट भी कर दिया। ओके, डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद जो भी डाइजेस्टेड सब्सटेंस है जो कि लाइसोसोम को लगता है कि अभी इसको दोबारा से रीयूज कर सकती है मेरी सेल, तो उसको वापस कहां पहुंचा दिया? साइटोप्लाज्म में पहुंचा दिया। और जो बच गया, जो कहती है कि सेल को इसकी जरूरत नहीं है, वो आएगा सेल की मेम्ब्रेन के पास और सेल की मेम्ब्रेन से वो क्या करवा देगा? इसको बाहर फेंकवा देगा। तो यही हमने पढ़ा कि द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द ब्रेकडाउन आर रिलीज्ड इनटू साइटोप्लाज्म वेयर दे मे रीयूज फॉर अदर सेलुलर प्रोसेसेस। नेक्स्ट देखो, ऑफ क्यूरियोसिटी पढ़ते हैं। ह्यूमन स्पर्म सेल कंटेन लाइसोसोमल एंजाइम। अब ह्यूमन की जो स्पर्म सेल है उसमें भी लाइसोसोमल एंजाइम्स होते हैं, और जब ये स्पर्म कांटेक्ट में आते हैं एग के साथ, दीज एंजाइम्स हेल्प ब्रेक डाउन द आउटर लेयर ऑफ द एग। तो मान लो ये एग है और इस एग के पास अगर स्पर्म की सेल आ जाए, तो स्पर्म की सेल के पास क्या है? एंजाइम्स है। तो जैसे ही एंजाइम्स आएंगे, ये एंजाइम्स क्या करेंगे?
ये एंजाइम्स क्या करेंगे, उस मेम्ब्रेन को वहां से क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। देखो ये ब्रेक कर दिया, तो उस मेम्ब्रेन को वहां से क्या कर देंगे, एंजाइम ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करके वहां पर जितना भी स्पर्म का कंटेंट है वो कहां आ जाएगा, इस एग के अंदर एंटर कर जाएगा। तो एक लाइसोसोम जो है वो हमारी लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट में हेल्प करता है, दैट इज एंट्रिंग, हेल्पिंग इन एंट्री ऑफ द स्पर्म इनसाइड द एग। अगर ये लाइसोसोम के एंजाइम नहीं होते तो एग के अंदर स्पर्म एंटर नहीं कर पाता, और हमारी जो लाइफ की एक प्रोसेस फर्टिलाइजेशन है वो कभी भी कंप्लीट नहीं होती। सो यू विल लर्न अबाउट द ह्यूमन स्पर्म सेल इन लेटर इन चैप्टर 11, हम वहां पर देखेंगे। चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर है माइटोकॉन्ड्रिया। अब ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या है भाई, इट इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। अगर मैं कहूं सेल की जितनी भी एनर्जी है वो एनर्जी हमारी सेल की कौन बनाते हैं, सो दैट ऑर्गेनली इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है बेटा, दीज आर कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। इसको क्या बोला जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल बोला जाता है, बिकॉज दे सप्लाई द एनर्जी नीडेड फॉर मोस्ट सेलुलर एक्टिविटीज। तो सेलुलर एक्टिविटीज के लिए जो एनर्जी की जरूरत होती है वो सेल को कौन बनाकर देता है, ये माइटोकॉन्ड्रिया बनाकर देता है। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज सराउंडेड बाय टू मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन से सराउंड। अगर आप यहाँ डायग्राम में देख रहे हो, एक तो मेम्ब्रेन ये हो गई बेटा, दिस इज द मेम्ब्रेन जिसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मेम्ब्रेन। अगर मैं कहूँ यहाँ पर ये जो इनर मेम्ब्रेन थी, ये मेम्ब्रेन बननी तो ऐसी थी, पर जो इनर मेम्ब्रेन है उसने क्या बोला, भाई इतना 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 होने से तो काम नहीं चलेगा, तो मुझे क्या करना है, मुझे बहुत ज्यादा एरिया बढ़ा देना इस माइटोकॉन्ड्रिया का। एरिया का मतलब सरफेस एरिया इंक्रीज करना। अब इस बात को ऐसे समझो कि मान लो यहाँ से यहाँ इतनी ही जगह है हमारे पास, तो यहाँ पर हमने एक रोप को क्या कर दिया, टाई कर दिया। तो यहाँ पर कितनी मीटर रोप आई, 1 मीटर रोप आई। पर यहीं पर इतने ही प्लेस में अगर मैंने बहुत सारी रोप को इकट्ठा करना है तो मैंने इस रोप को इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पर इतने से स्पेस में बहुत बड़ी रोप आ जाएगी, मतलब इतने से ही स्पेस में अब 4 मीटर तक रोप आ सकती है। मैं और ज्यादा इसको इस तरह से कर दूं, क्या पता और ज्यादा आ जाए, ये और ज्यादा रोप आ जाएगी। तो हुआ क्या, जब हमारे पास लिमिटेड स्पेस हो और वहां पर हम मेम्ब्रेन को क्या कर दे, फोल्ड कर दे, तो वो क्या इंक्रीज कर देती है, उसका सरफेस एरिया इंक्रीज कर देती है। तो यही किया माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन ने कि यहाँ पर इसको सरफेस एरिया बढ़ाना था, तो ये अंदर की तरफ क्या होने लगी, इस तरह से फोल्ड होने लगी। तो द फोल्डेड मेम्ब्रेन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। अब दोनों मेम्ब्रेन के बीच में आपको ये खाली स्पेस दिख रहा है, सो दिस इज कॉल्ड इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। जो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पर देखो ये जो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस है, इस स्पेस के अंदर जो हमारी इनर मेम्ब्रेन है, तो ये जो इनर मेम्ब्रेन है ओके, सो जो ये इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस आप देख रहे हो, ये जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है, जब हमारी इनर मेम्ब्रेन अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और यहाँ पर एक इस तरह से स्ट्रक्चर बनती है बेटा, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। सो व्हाट इज क्रिस्टे, द इनफोल्डिंग ऑफ इनर मेम्ब्रेन इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टे। द आउटर मेम्ब्रेन इज स्मूथ एंड पोरस, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है और छोटे छोटे यहाँ पर पोर्स भी प्रेजेंट है जो मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को हेल्प करते रहते हैं। द इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्रिस्टे। तो जो इनर मेम्ब्रेन है वो अंदर की तरफ इस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बना रही है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। नेक्स्ट उन्होंने क्या बोला, which increase the surface area for chemical reaction and facilitate the energy production। ज्यादा से ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस हो। अगर मैं कहूं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए जो भी सामान चाहिए वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, तो जितनी ज्यादा इनर मेम्ब्रेन होगी उतना ज्यादा हमारा एनर्जी प्रोडक्शन होगा। इसलिए इनर मेम्ब्रेन ने अपना सरफेस एरिया बढ़ाने के लिए वहां पर क्या कर ली, इनफोल्डिंग कर ली, और उस इनफोल्डिंग से एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जैसी स्ट्रक्चर बनी जिसको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टे बोलते हैं। इन माइटोकॉन्ड्रिया द ग्लूकोज एंड अदर सब्सटेंसेस ड्यूरिंग द प्रोसेस, wait a minute, glucose and other molecules are break down to release energy during the process called cellular respiration। अब ये एनर्जी बनाता कैसे है, तो वो भी हमें बता दिया कि जो ग्लूकोज हमारी सेल के पास है वो सेल उस ग्लूकोज को कहां पहुंचा देती है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा देती है। और माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है इसके पास ऐसे एंजाइम्स है जो इस ग्लूकोज को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, और ब्रेक करके क्या बना देंगे, एनर्जी बना देंगे। वो प्रोसेस जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी की प्रोडक्शन की जाती है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। सो यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट इट, हम पढ़ चुके हैं। The energy released is stored in the form of molecule। अब जो एनर्जी है वो एनर्जी एक मॉलिक्यूल्स में स्टोर हो जाती है, उस मॉलिक्यूल को हम क्या बोलते हैं, एटीपी बोलते हैं। व्हाट इज एटीपी, ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो मॉलिक्यूल जितनी भी एनर्जी, मान लो इस माइटोकॉन्ड्रिया ने बहुत सारी एनर्जी बनाई, तो ये सारी की सारी एनर्जी कौन सा मॉलिक्यूल स्टोर कर लेगा, एटीपी स्टोर कर लेगा। और इस एटीपी का नाम क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। जिसको बायो पसंद है वो तो इस नाम को बिल्कुल बिल्कुल रट ले, क्योंकि यही हमारी
अर्थ पर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी एनर्जी है वो सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर स्टोर होती है, और उस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एक मॉलिक्यूल का मतलब ये नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल में पूरी अर्थ की एनर्जी है, मतलब एक ऐसी स्ट्रक्चर है जिसमें हमारी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी एनर्जी को स्टोर करके रखते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? एटीपी बोलते हैं। विच एक्ट एज एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी का मतलब क्या होता है? जब भी किसी भी सेल की एक्टिविटी के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, माइटोकॉन्ड्रिया भेज देता है, लो भाई एनर्जी लो। सो इट इज यूज्ड फॉर मोस्ट ऑफ द सेलुलर एक्टिविटीज। चलिए तो हम नेक्स्ट ऑर्गेनिक बारे में पढ़ते हैं, दैट इज योर प्लास्टिड्स, सेंटर फॉर फूड सिंथेसिस इन द प्लांट सेल एंड बियॉन्ड। मतलब कि ये जो प्लास्टिड है, ये प्लास्टिड एक स्ट्रक्चर नहीं है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा एक स्ट्रक्चर है, हमने गोल्जी अपरेटस पढ़ा एक स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा एक स्ट्रक्चर, पर प्लास्टिड्स के ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर जिसमें कुछ स्ट्रक्चर्स तो आपकी फूड में सिंथेसिस मतलब खाना बनाने का काम करती है और कुछ और भी काम करती है, इसलिए यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया? बियॉन्ड। यू हैव लर्न्ड दैट माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड एनर्जी टू द सेल, ओके, दैट कम्स फ्रॉम द फूड। खाने से माइटोकॉन्ड्रिया ने एनर्जी बनाई। अब यहाँ पर पूछा एनिमल्स को खाना किसने दिया? तो एनिमल्स जो है वो खाना कहाँ से लेते हैं? अपनी सराउंडिंग से लेते हैं। जैसे आज आपने पालक खाया तो खाना तो पालक था, पालक ने क्या किया? सारा काम किया खाना बनाने का, और आपने सिर्फ उसको क्या कर लिया? खा लिया। तो यही उन्होंने बोला कि जो एनिमल्स हैं वो फूड ऑब्टेन करते हैं अपनी सराउंडिंग से, वो खुद खाना नहीं बना सकते। हाउएवर प्लांट सिंथेसाइज फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। खाना एक्चुअल में बनाया किसने? प्लांट्स ने। बट वेयर डू प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड? पर ये प्लांट के पास ऐसा क्या है कि वो खाना बना रहे? और वहां उन्होंने और क्या बोला? एंड ऑब्टेन्ड एनर्जी फॉर सेलुलर एक्टिविटीज। खाना भी बना रहे हैं और एनर्जी भी जनरेट कर रहे हैं, क्या रन करने के लिए? सेलुलर एक्टिविटीज को रन करने के लिए। प्लांट यूज स्पेशल ऑर्गेनिक कॉल्ड प्लास्टिड। क्या है प्लांट के पास? प्लास्टिड। अगर कल वाला लेक्चर किसी को याद हो तो वहां पर गिवन था एक ऐसी स्ट्रक्चर बताओ, एक ऐसी स्ट्रक्चर बताओ, वहां पर हमने पढ़ा था कि एक ऐसी स्ट्रक्चर बताओ जो प्लांट और एनिमल सेल में डिफर करती है। तो वन ऑफ द स्ट्रक्चर जो प्लांट सेल के पास है और एनिमल सेल के पास नहीं है, दैट इज प्लास्टिड। इसीलिए प्लांट्स अपना खाना बना पाते हैं और एनिमल्स अपना खाना नहीं बना पाते। तो जो ये प्लास्टिड है फूड सिंथेसिस, फूड बनाता भी है और फूड का क्या करता है? अपनी अंदर स्टोरेज भी करता है। As you learn that plant prepare their food by the process of photosynthesis, फोटोसिंथेसिस से प्लांट अपना खाना प्रिपेयर करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस में। अब ऐसा क्या है कि प्लांट अपना खाना प्रिपेयर कर लेते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में? क्योंकि उनके पास एक पिगमेंट होता है। पिगमेंट को समझो टाइप ऑफ प्रोटीन। कभी भी आपको डाउट हो ये पिगमेंट होते क्या, आप ये समझो दीज आर द टाइप ऑफ प्रोटीन, ऐसे प्रोटीन जो एक कलर प्रोवाइड करते हैं। अगर ये मान लो ये एक प्रोटीन होता पर ये कलर प्रोवाइड नहीं करता, तो यहाँ पिगमेंट की जगह हम क्या लिखते? खाली प्रोटीन लिखते। पर हमारी नेचर में ऐसे प्रोटीन जो कलर प्रोवाइड करते हैं उनको हम किस नाम से लिखते हैं? पिगमेंट के नाम से लिखते हैं। अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। क्या बोलते हैं ग्रीन पिगमेंट को? क्लोरोफिल, विच इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट में होता है। वन ऑफ द प्लास्टिड जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। तो ऐसा प्लास्टिड जिसको हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं, वो क्लोरोप्लास्ट प्लांट के अंदर प्रेजेंट होता है, अपना खाना प्रिपेयर करता है। क्या? कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से। किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट की प्रेजेंस से। क्योंकि उसके पास एक पिगमेंट होता है जिसका नाम क्या होता है? क्लोरोफिल। और ये जो क्लोरोफिल है बेटा, पता है क्या है इसका यूनिक नेचर? ये एक ऐसा इकलौता पिगमेंट है जो हमारी नेचर में किसको एब्जॉर्ब कर सकता है? सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। मान लो आज आपको कोई मैं क्लोरोफिल दे दूं और वो जो क्लोरोफिल है अगर आपके पास आ जाए तो आप भी फूड बना सकते हो विद कंडीशंस। तो मेन रोल क्या है? सनलाइट को एब्जॉर्ब करना, और वो कौन कर रहा है? उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर प्रेजेंट क्लोरोफिल। लिखा भी हुआ है क्लोरोफिल विच इज प्रेजेंट इन क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब सनलाइट। यही वो है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, जिसकी वजह से प्लांट्स अपना खाना प्रिपेयर कर पाते हैं। अब क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर के फीचर इन्होंने बताया कि इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। डबल मेम्ब्रेन हमें दिख भी रही है, एक मेम्ब्रेन ये रही, एक मेम्ब्रेन ये रही, डबल मेम्ब्रेन। पर इन दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से ऐसे चिपकी हुई है कि इसके बीच में कोई भी गैप नहीं है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया में हमने पढ़ा था देयर इज अ इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, यहाँ पर कोई भी इंटरमेम्ब्रेन स्पेस नहीं है। नेक्स्ट लिखा लाइक माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की तरह दो मेम्ब्रेन तो है पर दोनों मेम्ब्रेन में गैप नहीं है, ये याद रखना। तो एक क्वेश्चन आएगा कि राइट अबाउट ऑर्गेनलीज दैट आर डबल मेम्ब्रेन। तो याद रखना अभी तक हमारे पास दूसरी ऐसी ऑर्गेनली आई है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन है, पर अगर हम न्यूक्लियस को भी काउंट करें तो हमारे पास 3 ऑर्गेनली होगी जिसके पास क्या है? डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होती है। नेक्स्ट उसके बाद लाइक माइटोकॉन्ड्रिया इनसाइड द क्लोरोप्लास्ट देयर इज सेमी फ्लूइड सब्सटेंस कॉल्ड स्ट्रोमा। अब देखो वैसे तो यहाँ पर एनसीईआरटी ने गड़बड़ कर दी क्योंकि हमें माइटोकॉन्ड्रिया में इस फ्लूइड का नाम नहीं बताया हुआ। तो आपको ये फ्लूइड दिख रहा है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। सो बेटा ये जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड यहाँ पर भरा हुआ है, इस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रियल
मैट्रिक्स। तो इसी तरह उन्होंने बोला एक फ्लूइड जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी प्रेजेंट है, तो ये जो फ्लूइड है क्लोरोप्लास्ट के अंदर उसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा बोलते हैं। विद इन द स्ट्रोमा देयर इज डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, तो ये आपको डिस्क शेप की स्ट्रक्चर दिख रही है। इन डिस्क शेप स्ट्रक्चर के अंदर ही हमारा क्या प्रेजेंट होता है, वो पिगमेंट प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है, दैट कंटेन क्लोरोफिल। और यही लाइट एनर्जी जो क्लोरोफिल ने क्या की है, एब्जॉर्ब की है बाय देम, कौन सी प्रोसेस कंडक्ट करवाने के लिए, फोटोसिंथेसिस कंडक्ट करवाने के लिए। तो जैसे ही क्लोरोफिल ने क्या एब्जॉर्ब करी, लाइट एब्जॉर्ब करी, सनलाइट एब्जॉर्ब करी। और अब इसको ऐसे समझो कि हमारा जो क्लोरोफिल है उसने फोटोसिंथेसिस का यूज करके क्या बना दी, शुगर बना दी। और ये शुगर किस फॉर्म में बनाते हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में। और बहुत सारे ग्लूकोज बनती जा रही है, बनती जा रही है, बनती जा रही है। तो ग्लूकोज ने क्या किया, एक दूसरे के साथ जुड़कर एक चेन बना दी, उस चेन को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। और बहुत सारा स्टार्च अगर एक जगह पर इकट्ठा हो जाए और उस इकट्ठा होकर एक पत्थर जैसी स्ट्रक्चर बन जाए, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। तो हुआ क्या, डिस्क शेप स्ट्रक्चर थी। इस डिस्क शेप स्ट्रक्चर ने कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हमारे प्रिपेयर करके भेजे, जो मॉलिक्यूल कहाँ रिलीज हो गए, स्ट्रोमा के अंदर रिलीज हो गए। और जैसे ही ये मॉलिक्यूल स्ट्रोमा के अंदर आए, स्ट्रोमा ने क्या प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया, ग्लूकोज को प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दिया। और व्हाट इज दिस ग्लूकोज, इट इज अ शुगर। ये क्या है, एक शुगर है जिसके बारे में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ था। तो अब कोई आपसे पूछे कि ग्लूकोज की मैन्युफैक्चरिंग कहाँ हुई है, स्ट्रोमा में हुई है। किसकी मदद से हुई है, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर की मदद से और साथ में स्ट्रोमा की मदद से। मदद दोनों की लगी, पर प्रोडक्शन हुई कहाँ है, स्ट्रोमा में हुई है। ओके, अब नेक्स्ट यहाँ पर समझो कि स्ट्रोमा में ग्लूकोज बन गई। अब जैसे ही स्ट्रोमा में ये ग्लूकोज बनी है, ये ग्लूकोज कह रही है कि भाई मैं इतनी सारी सिंगल फॉर्म में नहीं रह सकती, तो इन्होंने अपनी एक चेन बना ली। इस चेन को बेटा हम क्या बोलते हैं, स्टार्च बोलते हैं। अगर बहुत सारी चेन्स इस तरह से स्ट्रोमा में इकट्ठी हो जाए, तो वहां पर ये जो चेन है, इसको जिसको हमने स्टार्च बोला था, वो भी इकट्ठा होता जाएगा। अगर मैं कहूँ इकट्ठा होकर एक पत्थर जैसी सिचुएशन आ जाए, एक पत्थर की तरह यहाँ दिखे कि बहुत सारी चीजें इकट्ठी हो गई हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, स्टार्च ग्रेन्यूल बोलते हैं। तो यही इन्होंने लिखा हुआ है कि sugar synthesized in this process are stored in stroma, स्ट्रोमा में स्टोर होती है along with starch granules। क्या बोलते हैं उस स्टोरेज फॉर्म को, starch granules बोलते हैं। आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैव सम फीचर्स दैट आर सिमिलर टू सर्टेन बैक्टीरियाज। देखो बोला जाता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं, ये हमारे एक तरह से बैक्टीरियाज थे जो हमारी सेल के अंदर एंटर कर गए, और आज हम इनको माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स के नाम से जानते हैं। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल दे हैव, अब इन्होंने साइंटिस्ट ने ऐसा क्यों सोचा कि ये बैक्टीरिया थे हमारे पहले, इनको बैक्टीरिया क्यों बोला गया, बिकॉज बोथ हैव देयर ओन डीएनए, खुद का डीएनए। मतलब एक सेल जो ये है, इस सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट है, वो डीएनए हमारी सेल के साइटोप्लाज्म में जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट है और जो प्लास्टिड्स प्रेजेंट है, उनके पास भी इसी तरह से क्या प्रेजेंट है, एक डीएनए प्रेजेंट है। इसीलिए उन्हें लगा कि ये जो माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं, दीज आर द फॉर्म ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा, बैक्टीरिया ही क्यों बोला, बिकॉज इनके अंदर राइबोसोम भी मिले, और वो राइबोसोम की जो स्ट्रक्चर थी वो किससे मिलती थी, प्रोकैरियोट्स से मिलती थी। आप आगे जाकर हायर क्लासेस में पढ़ोगे, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स के अंदर, दोनों के अंदर राइबोसोम होते हैं, इतना तो आपको पता चल गया। पर जो राइबोसोम्स होते हैं उनके अंदर भी डिफरेंस है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अलग तरह के राइबोसोम मिलते हैं, और आपके प्लास्टिड्स जो आपकी यूकैरियोटिक सेल है उसके अंदर अलग तरह के राइबोसोम। मतलब यहाँ बाहर अलग तरह के राइबोसोम है, बिकॉज यहाँ हम यूकैरियोटिक सेल पढ़ रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में अलग तरह के राइबोसोम है, और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया इसके अंदर अलग तरह के राइबोसोम। ओके, नेक्स्ट देखो लिखा भी हुआ है, इसलिए मैंने आपको बताया कि they both have their own DNA and ribosomes and thus they can make some of their own proteins। मतलब ये fully depend नहीं है किसके ऊपर, न्यूक्लियस के ऊपर अपना काम करने के लिए। These characteristics suggest that both mitochondria and plastid share a evolutionary history with the single celled organisms, जिनको हम क्या बोलते हैं, प्रोकैरियोट्स बोलते हैं। अब प्रोकैरियोट्स क्यों बोला, क्योंकि हमारे नेचर में, मैंने कल वाले लेक्चर में बोला था कि सिंगल सेल में ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्रोकैरियोट्स भी है और यूकैरियोट्स भी है, पर यहाँ मैंने बहुत श्योरली प्रोकैरियोट्स क्यों बोला, क्योंकि जो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स हैं, इनमें राइबोसोम्स वो वाले प्रेजेंट होते हैं जो एक प्रोकैरियोटिक सेल में पाए जाते हैं। आगे देखिए, आर देयर एनी अदर प्लास्टिड इन प्लांट्स। बिल्कुल, और भी प्लास्टिड्स होते हैं जिनके बारे में इस टॉपिक में दिया हुआ। हाउ डू फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक्वायर वेरिड कलर। कभी आपने सोचा कि फ्लावर्स, फ्रूट्स और जो ये वेजिटेबल्स होती है वो कलरफुल क्यों होती है? तो इन फ्लावर, पेटल्स एंड फ्रूट्स प्लास्टिड्स कंटेन सम पिगमेंट। देखो वही बात आ गई, पिगमेंट का मतलब जो कोई कलर रिफ्लेक्ट करे। जनरली पिगमेंट क्या होते हैं, प्रोटीन ही होते हैं।
अदर देन क्लोरोफिल, मतलब कि जो हमारे फ्लावर है, मान लो ये फ्लावर की ये पेटल है, इस पेटल के अंदर हमारे ऐसे प्लास्टिड प्रेजेंट होते हैं जिस प्लास्टिड में हमें पिगमेंट मिलेंगे, पर वो पिगमेंट क्या नहीं होगा, क्लोरोफिल नहीं होगा। बिकॉज क्लोरोफिल होता तो ये पत्तियां भी हमारी ग्रीन कलर की दिखती है और ये पत्तियां भी खाना बना रही है। कभी सुना है आपने कि फूल की जो पत्ती है वो खाना बना रही है? हमने ये जरूर सुना है कि जो लीफ है वो खाना बनाती है। तो इसीलिए उन्होंने बोला क्लोरोफिल नहीं होता है। दीज प्लास्टिड्स आर कॉल्ड, ऐसे प्लास्टिड्स को हम क्या बोलते हैं, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमो का मतलब कलर, ऐसे प्लास्टिड जो अलग अलग कलर प्रोवाइड करे। तो नेचर में आज के टाइम पर जो भी आप कलर देखते हो तो उसके अंदर समझ लेना कि कौन सा प्लास्टिड है उस स्ट्रक्चर में, क्रोमोप्लास्ट। सिर्फ जब आप वो कलर ग्रीन देखो तो वहां समझ लेना कि दूसरा प्लास्टिड होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट। तो जहां पर ग्रीन कलर मिले वहां क्लोरोप्लास्ट है, और ग्रीन कलर के अलावा आपको नेचर में कोई भी कलर दिखे वहां पर कौन सा प्लास्टिड है, क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमो मीनिंग क्या होता है, कलर। क्रोमो का मतलब क्या होता है, कलर। Having pigments may be yellow, orange, red, बहुत अलग अलग तरह के पिगमेंट्स होते हैं। Are the source of bright colors in such flowers and fruit. Such bright color help in attracting. अब ये कलर क्यों क्यों आता है हमारे नेचर में कलर, ताकि ये हमारे पोलिनेटर्स, व्हाट आर द पोलिनेटर्स, ये ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो हमारी प्लांट की रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। अब सुनो, अगर प्लांट में रिप्रोडक्शन नहीं होती तो हमारे नेचर में प्लांट ही नहीं होते, मर जाते। आज ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो है उसी की वजह से तो बहुत सारे ह्यूमंस बढ़ते जा रहे हैं। तो इसी तरह से बहुत सारे प्लांट्स किसकी वजह से है, रिप्रोडक्शन की वजह से। तो अगर ये पोलिनेटर्स नहीं होते तो रिप्रोडक्शन नहीं होती, रिप्रोडक्शन नहीं होती तो आपको पता है कि हमारे प्लांट्स की पॉपुलेशन रिप्रोडक्शन नहीं होती तो हमारी प्लांट्स की पॉपुलेशन क्या हो जाती, खत्म हो जाती। तो रिप्रोडक्शन में लिखा उन्होंने, सच ब्राइट कलर्स हेल्प इन अट्रैक्टिंग पॉलिनेटर्स फॉर पॉलिनेशन, किसके लिए अट्रैक्ट करते हैं, पॉलिनेशन के लिए। एंड फ्रूट ईटिंग एनिमल्स दैट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल, और यही कलरफुल जो पत्तियां हैं, यही पत्तियां फ्रूट ईटिंग एनिमल्स को भी अट्रैक्ट करती हैं, क्या करने के लिए, सीड को फैलाने के लिए। कभी आपने देखा अगर आपके घर में गार्डन हो या पोट्स हो, वहां पर कुछ सीड्स ऐसे आकर गिर जाते हैं जो आपके आसपास मिलते नहीं है, तो वो कौन लेकर आया, जैसे बर्ड्स हो गई, तो वो बर्ड जो है, यही बर्ड्स सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। अब ये बर्ड्स किसी प्लांट के पास क्यों आई, क्योंकि उसके ऊपर उसका जो कलर था वो उसकी आंखों को क्या लगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा। सब प्लास्टिड्स लैक पिगमेंट्स। अब ऐसे भी प्लास्टिड्स हैं जिनके पास कोई पिगमेंट नहीं होता। हमने अभी पढ़ा कि क्लोरोप्लास्ट जिसके पास ग्रीन पिगमेंट है, क्रोमोप्लास्ट जिनके पास बहुत ही सारे पिगमेंट है। अब कुछ ऐसे भी प्लास्टिड है जिनके पास कोई पिगमेंट नहीं है बेटा, उनको हम बोलते हैं ल्यूकोप्लास्ट। दीज आर कलरलेस, बिल्कुल कलरलेस होते हैं। दे आर कॉल्ड ल्यूकोप्लास्ट। ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट। ल्यूकोप्लास्ट स्टोर, अब ये किस लिए होते हैं प्लांट के अंदर, स्टोरेज करने के लिए। क्या स्टोर करते हैं, स्टार्च मतलब शुगर, ऑयल का मतलब फैट, और प्रोटीन्स का मतलब प्रोटीन। तो यही उन्होंने बोला कि हमारे पास तीन तरह के ल्यूकोप्लास्ट होते हैं। एक ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो स्टार्च स्टोर करता है, एक ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो ऑयल स्टोर करता है, और एक ऐसा ल्यूकोप्लास्ट जो क्या स्टोर करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। कभी ये मत सोचना कि एक ही ल्यूकोप्लास्ट में स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन तीनों ही स्टोर है। नो, एक ल्यूकोप्लास्ट में या तो स्टार्च स्टोर होगा या ऑयल या फिर प्रोटीन्स, एंड आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ फूड, और इसी के बेसिस पर उनको क्लासिफाई कर दिया गया है। जैसे स्टार्च वाले जो ल्यूकोप्लास्ट होते हैं उसको हम बोलते हैं अमाइलोप्लास्ट, ऑयल जो स्टोर करते हैं उनको बोलते हैं इलायोप्लास्ट, और जो प्रोटीन स्टोर करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एल्यूरोप्लास्ट। तो इस तरह से हमारे पास क्या प्रेजेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ ल्यूकोप्लास्ट क्या है हमारी नेचर में प्रेजेंट है, ऑन बेसिस ऑफ वो क्या स्टोर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल सम ल्यूकोप्लास्ट इन पोटैटो एंड तारो कोलोकेशिया स्टोर स्टार्च। जैसे पोटैटो होता है स्टार रिच, इट मींस पोटैटो में बहुत सारी अमाउंट का क्या प्रेजेंट होता है, अमाइलोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। व्हाट इज अमाइलोप्लास्ट, इट इज अ टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। चलिए नेक्स्ट ऑर्गेनियम पढ़ते हैं, वैक्यूल। याद आया, मैंने अभी वैक्यूल समझाया था आपको, ऐसे मेम्ब्रेन में बंद स्ट्रक्चर जो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए किसी सब्सटेंस को क्या करके रखती है, स्टोर करके रखती है। प्लास्टिड सच एज क्लोरोप्लास्ट हेल्प प्लांट प्रोड्यूस फूड एंड टेम्पररी स्टोर इट। Other plastids such as leucoplast help in storing food, but where are water, minerals and waste material stored in the cell? हमने ये पढ़ लिया प्लांट ने खाना क्लोरोप्लास्ट में बनाया, प्लांट को कलरफुल के लिए क्रोमोप्लास्ट है, प्लांट के पास ल्यूकोप्लास्ट है स्टोरेज के लिए। पर क्या प्लांट की सेल खुद खाना नहीं खाती है? अरे बनाया उसने तो खुद तो खाएगी, खा कर क्या उस प्लांट में वेस्ट नहीं बनता? क्या उस प्लांट को वाटर की नीड नहीं है? क्या उस प्लांट को मिनरल्स की नीड नहीं है जैसे हमें नीड होती है? बिल्कुल नीड है। तो ये सारे मटेरियल कहां पर है प्लांट्स की?
तो उन्होंने बोला कि प्लांट्स में इन मैच्योर प्लांट सेल देयर इज यूजुअली वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल का मतलब क्या होता है, ये प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल में एक बहुत बड़ा वैक्यूल प्रेजेंट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, वन लार्ज सेंट्रल वैक्यूल सराउंडेड बाय परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वैक्यूल का मतलब ऑर्गेनली, और ऑर्गेनली के पास क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। द वैक्यूल इज फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। जितना भी फ्लूइड इसके अंदर है उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। द वैक्यूल स्टोर्स वाटर, और ये जो सेल सैप है, ये सेल सैप किसके कॉम्बिनेशन को हमने बोला, पानी के अंदर जब मिनरल्स मिल जाए, साथ में शुगर्स मिल जाए और साथ में वेस्ट मटेरियल मिल जाए, तो इन चारों के कॉम्बिनेशन से जो लिक्विड बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, सेल सैप बोलते हैं। बाय स्टोरिंग लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर द वैक्यूल हेल्प्स मेंटेन प्रेशर इनसाइड द सेल। अब इस वैक्यूल के अंदर क्या है, वाटर है, हाँ मिनरल्स, शुगर और वेस्ट भी है, पर वाटर की क्वांटिटी अगर मैं देखूं दैट इज अ वेरी हाई, 90% तो इसके अंदर वाटर ही है। तो उसी से उन्होंने बोला कितना ज्यादा वाटर एक सेल को मेंटेन करवाता है कि वो उसकी शेप क्या रहे, मेंटेन रहे। जैसे आपको पता है ना, आपकी फिंगर सिकुड़ जाती है अगर आप पानी में, मतलब सॉल्ट ज्यादा हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो, सिकुड़ना जानते हो ना, अगर पानी की कमी हो जाए तो हमारी जो लिविंग सेल है वो क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती है। तो यही उन्होंने बोला कि वैक्यूल एक सेल को हेल्दी रखता है, उसकी शेप मेंटेन करके रखता है या उसको श्रिंकेज से बचाता है, व्हिच कीप्स द प्लांट सेल फर्म। फर्म का मतलब यहीं पर है कि श्रिंकेज से बचाना। व्हेन अ प्लांट डज नॉट गेट इनफ वाटर द वैक्यूल लूजेस वाटर एंड द सेल बिकम्स लेस फर्म, मतलब श्रिंक हो जाएगी एंड द प्लांट्स गेट विल्टेड। विल्टेड का मतलब क्या हो जाता है, ऐसे मुंह से तुसी आपने लीफ देखी है ना, तो वो विल्टेड होता है। इन एनिमल सेल वैक्यूल्स आर समटाइम्स प्रेजेंट। तो ये यहाँ पर नेक्स्ट डिफरेंस है प्लांट और एनिमल सेल में। एक डिफरेंस तो आपने क्या पढ़ा, प्लास्टिड का। दूसरा डिफरेंस आपने पढ़ा था जब हमने बाउंड्री पढ़ी थी, सेल वॉल का। तीसरा डिफरेंस क्या है कि प्लास्टिड्स के प्लांट सेल के अंदर लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होते हैं और कंटिन्यूअस प्रेजेंट होते हैं, मतलब फ्रॉम लिविंग टू इट्स डेथ। तो ऐसे ही एनिमल सेल के अंदर इन्होंने क्या बोला कि यहाँ पर जो वैक्यूल्स होते हैं, पहली तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होते हैं, अगर हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते। Although they are not as large as plant vacuole, they help in temporary storage of material। कुछ समय के लिए वो मटेरियल को स्टोरेज में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। हम यहीं पर आप देखते हैं, हम डू व्हाइट फ्लावर्स कंटेन एनी पिगमेंट, बिल्कुल नहीं, व्हाइट फ्लावर में कोई पिगमेंट नहीं होता। गिव रीजन, क्यों पिगमेंट होगा अगर मैं कहूँ, एक जो व्हाइट फ्लावर है बेटा, उस व्हाइट फ्लावर का मतलब कि उसकी हम क्या बात कर रहे हैं, पेटल्स की बात कर रहे हैं। तो ये जो फ्लावर की पेटल्स होती हैं, व्हाइट के साथ साथ बेटा इनमें एयर गैप्स भी होता है। क्या होता है, व्हाइट नेचर के साथ साथ यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एयर गैप्स भी होते हैं। ये जो एयर गैप्स हैं, इन गैप्स के अंदर जैसे ही लाइट आएगी, तो इन गैप्स की वजह से वो लाइट क्या हो जाएगी, स्कैटर हो जाएगी। आपको पता है ना स्कैटरिंग की, मान लो ये गैप है, ये इसी पेटल का हम गैप बना रहे हैं, तो यहाँ पर जैसी लाइट ऐसे स्कैटर होगी, इतना स्कैटर होगी कि ये जो पेटल्स है हमारी, वो किस तरह की हमें दिखती है, व्हाइट कलर की हमें दिखाई देती है। तो यह आप वेरी इंपॉर्टेंट कि आज हमें एक यूनिक चीज पढ़ने को मिली कि हमारी जो पेटल्स होती हैं, जो व्हाइट कलर्स की होती है, उनके अंदर एयर गैप्स होते हैं। ये जो गैप्स है, ये बहुत हाई स्कैटरिंग ऑफ लाइट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो ये पेटल्स है वो हमें किस तरह की दिखती है, व्हाइट कलर की दिखती है। तो ये रीजंस आपको लिखना पड़ेगा। ड्रॉ वेल लेबल्ड सिस्टेमिक डायग्राम of animal using clues। nucleus appear dark round body, मतलब न्यूक्लियोलस की बात कर रहा है। ear spreads like network extended nuclear envelope। तो ये सारी डायग्राम बनाकर इन सभी पॉइंट्स को आपको मेंशन करना है। ओके, अब देखो थिंग्स ऑफ क्यूरियोसिटी में इन्होंने क्या बोला कि 2010 में एक साइंटिस्ट है जे कैरिक वेंटर, इन साइंटिस्ट ने क्या किया, हिज टीम मेड एन इंपॉर्टेंट डिस्कवरी इन द फील्ड ऑफ सिंथेटिक बायोलॉजी। व्हाट इज अ सिंथेटिक बायोलॉजी? सिंथेटिक का मतलब कोई चीज आर्टिफिशियल। तो वहीं पर अगर मैं कहूं मैंने एक सेल को खुद बनाया, तो ये जो सेल होगी ये क्या किसके अंडर आएगी, सिंथेटिक बायोलॉजी के अंडर। ये किसके अंडर आएगी, सिंथेटिक बायोलॉजी। सो व्हाट इज सिंथेटिक बायोलॉजी? ये सिंथेटिक बायोलॉजी का मतलब है ऐसी स्ट्रक्चर जो हम सेल्फ बनाते हैं, वो नेचुरली नेचर वाली नहीं होती है। दे फर्स्ट स्टडीड द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंस ऑफ सिंपल बैक्टीरियम कॉल्ड माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स। मतलब इन्होंने क्या किया, एक सीक्वेंस, मतलब एक बैक्टीरिया था जिसका नाम था माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स। इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट था, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि ये जो डीएनए है, इस डीएनए की जो जगह है, द रीजन वेयर द डीएनए प्रेजेंट इन बैक्टीरिया इज कॉल्ड, द रीजन वेयर द डीएनए ऑफ बैक्टीरिया आर प्रेजेंट आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं हमको। तो अब इन्होंने क्या किया, डीएनए सीक्वेंस ऑफ सिंपल बैक्टीरिया, मतलब डीएनए की स्ट्रक्चर को स्टडी किया, इसके अंदर किस तरह की सीक्वेंस प्रेजेंट है। सीक्वेंस का मतलब आपको पता है जीन से ही मिलकर क्या है बना। अगर मैं कहूँ क्या हमारी बॉडी में सारे सेम जीन है, सेम होते तो भाई हमारे अंदर ही इतने सारे फीचर क्यों होते। तो 1 2 मान लो सीक्वेंस है, ये कोई सीक्वेंस है। तो पहले इन्होंने सीक्वेंस का पता लगाया किसके, डीएनए की, माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स की। यूजिंग अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग
देन दे केमिकली सिंथेसाइज इन द लेबोरेटरी, और फिर इसी कॉम्बिनेशन को उन्होंने लैब में खुद से बनाया, लाइक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ डीएनए फाउंड इन नेचुरली इन दिस बैक्टीरिया। नेचुरली जो सीक्वेंस होती है उसी तरह से खुद की एक सीक्वेंस बनाई इन द लेबोरेटरी। नेक्स्ट दे टूक अनदर क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरिया, इसी के जैसा एक और बैक्टीरिया उन्होंने लिया एंड रिमूव इट्स डीएनए, उसका डीएनए रिमूव कर दिया। तो एक और बैक्टीरिया लिया, पर इस बैक्टीरिया में उसकी सीक्वेंस स्टडी नहीं करी, इस बैक्टीरिया के अंदर जो डीएनए था उसको बाहर निकाल दिया, रिमूव कर दिया, बट केप्ट द रेस्ट ऑफ द सेल, रेस्ट ऑफ सेल को अपने पास रखा, सच एज साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन। They inserted the synthetic DNA into this cell. अब जो डीएनए इन्होंने लैब में बनाया था किसका, माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स का, वो इसके अंदर इंसर्ट कर दिया। ओके भाई, कर दिया इंसर्ट। आफ्टर दिस द सेल स्टार्ट टू ग्रो एंड डिवाइड, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये जो सेल है ये नॉर्मल सेल की तरह डिवाइड हो रही है, जैसे इसको कुछ हुआ ही नहीं, जैसे इसको पता ही नहीं कि हमने इसका खुद का डीएनए तो बाहर फेंक दिया था और हमने एक अपना खुद का डीएनए बनाकर इसके अंदर रखा है। तो ये बहुत ग्रेटेस्ट डिस्कवरी थी, और इसी को हम क्या बोलते हैं, फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूली इंसर्टेड सिंथेटिक डीएनए। एक सिंथेटिक डीएनए भी क्या कर सकता है, एक सेल को रन कर सकता है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट था ये क्या प्रूव करवाना था इन्हें, कि डीएनए इज अ स्ट्रक्चर जो हमारी पूरी सेल को क्या करती है, कंट्रोल करती है, ये प्रूव किया है इन्होंने। तो लिखा दिस एक्सपेरिमेंट शोज दैट डीएनए कंट्रोल द स्ट्रक्चर एंड एक्टिविटी ऑफ द सेल। However, scientists didn't create completely new cell from the scratch. Scratch से सेल नहीं बनाई पूरी, ओनली डीएनए को सिंथेसाइज किया एंड अदर पार्ट्स ऑफ सेल फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम, मतलब जो दूसरे पार्ट से सेल के वो उन्होंने किससे कैरी किए हैं, किसी और लिविंग सेल से इन्होंने कैरी किया। आई थिंक आपको यहां तक क्लियर है कि किस तरह से जे क्रेग इन्वेंटर ने एक सिंथेटिक बायोलॉजी में ग्रेटेस्ट डिस्कवरी शो की थी कि अगर हम किसी का डीएनए मैनिपुलेट कर दे या किसी और सेल का डीएनए किसी के अंदर इंसर्ट कर दे तो वो सेल भी नॉर्मली वर्क कर सकते हैं। पर बेटा एक चीज यहाँ पर ध्यान रखना, एक टर्म इन्होंने यूज करी दैट इज क्लोजली रिलेटेड। क्लोजली रिलेटेड का मतलब कि सिमिलैरिटीज होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल अलग कि आप किसी ह्यूमन का डीएनए इसके अंदर रख रहे हो, नो, क्लोजली रिलेटेड बैक्टीरियम में ही आपको ये प्रोसेस देखने को मिल सकती है। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, एंड आप इसके क्वेश्चंस और जो हैंड रिटन नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे इन सम डेज। टिल देन, थैंक यू सो मच।